Hello friends, my name is Ritesh Agarwal and I welcome you all to the Hindu analysis for last week February 17th to February 25th का पीरियड हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। तो जब हम बात करना शुरू कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर हम बात करें कि पिछले हफ्ते जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ ग्लोबली वो क्या था, तो आप सब कहेंगे रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, विच इज़ राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हर व्यक्ति उसी बारे में बात कर रहा है, आप लोग भी उसी बारे में बात कर रहे हैं। मगर इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कवर नहीं कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी हम अपने डेली न्यूज़ एनालिसिस सीरीज़ में और मेरे एक प्रीवियस डिकोडेड वीडियो में काफ़ी कुछ उस बारे में कवर कर चुके हैं और ये स्टोरी ऑनगोइंग है। तो वंस वी सी सम काइंड ऑफ क्लोजर ओवर दिस, हम इस इशू को एक डिटेल्ड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्लासेस में भी कवर करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक साथ करेंगे, ठीक है। उसको छोड़कर बाकी बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आज के इशू में कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारी शुरुआत जो होगी वो एक टेरी समिट के साथ होगी। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय टेरी अभी रिसेंटली हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए टेरी क्या है, एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसकी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को मोदी साहब ने एड्रेस किया। अब ये चीज़ क्या है, पहले दो क्वेश्चंस इसमें ये आते हैं कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट क्या है और टेरी क्या है, और फिर हम ये बात करते हैं कि इंडिया ने क्या अपना स्टैंड रखा, मोदी साहब ने क्या कहा, क्या इस समिट में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट क्या है। ये एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ टेरी है। सबसे बड़ा इवेंट जो टेरी का होता है वो यही होता है। इनिशियली इसका नाम दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट था, 2001 से ये हो रहा है, और दुनिया भर के जो थॉट लीडर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, उन सबको ये एक फोरम में लेकर के आता है, ठीक है। अब टेरी क्या है, इनिशियली ये स्टार्ट हुई थी 1974 में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। 2003 में इसका नाम बदल के द अर्थ रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट कर दिया गया, द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट कर दिया गया, ठीक है। एनर्जी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में ये काम करता है। इट्स अ नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो लार्जली रिसर्च इसका काम है। अब मोदी साहब ने क्या कहा, अगर आपने दावोस समिट में मोदी साहब की स्पीच सुनी है तो काफ़ी आप देखोगे सिमिलैरिटीज़ हैं दावोस समिट में जो उन्होंने कहा और टेरी समिट में उन्होंने जो कहा। उन्होंने इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उनकी पॉलिसीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में या एनवायरनमेंट को लेकर के, उसका बेसिकली उन्होंने एक तरीके से बखान किया है यहाँ पर। तो 90 मिलियन हाउस होल्ड्स गेटिंग एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल, तो जो हमारी उज्ज्वला योजना है, जो LPG सब्सिडी स्कीम है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। PM कुसुम स्कीम के बारे में उन्होंने बात की है, जहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स को बेच सकते हैं, ठीक है। उन्होंने उजाला स्कीम के बारे में बात की है, जिससे एनर्जी कंजर्वेशन होता है। उन्होंने एमिशंस रिड्यूस करने के लिए फिर नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जो हमारा फ्यूचरिस्टिक मिशन है कि हम बाय 2030 एक हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन हब बनना चाहते हैं, उसके बारे में बात की है। रामसार साइट्स के बारे में उन्होंने बात की है कि इंडिया इज होम टू 49 रामसार साइट्स विच आर वेटलैंड्स विच आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। दो हमारे पास दुनिया का 2.4% लैंड एरिया है, बट फिर भी दुनिया की 8% स्पीशीज जो है वो हमारे यहाँ रहती है। तो वी आर अ इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरिया और इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जोन। फिर हमने डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए क्या कार्यक्रम किए हैं उसके बारे में हमारी बात हुई है। हमने कहा है कि हमने 2015 के आसपास, 2015 में हमने बॉन्ड चैलेंज साइन किया था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो समिट हुआ था उसमें। तो वहाँ पर हमने उसके तहत 11.5 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेडेड लैंड थी उसको रिस्टोर कर दिया है, ठीक है। तो बॉन्ड चैलेंज के बारे में थोड़ी बातें देख लेते हैं। तो ये बेसिकली दुनिया भर का एक ग्लोबल एफर्ट है, जिसमें दुनिया भर की जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर, फर्टिलिटी वगैरह रिस्टोर करने की प्लान किया। तो उसका टारगेट था कि 150 मिलियन दुनिया का जो हेक्टेयर्स है, जो डिफॉरेस्टेड एरिया या डिग्रेडेड लैंड है, उसको रिस्टोर किया जाए बाय 2020 और 350 मिलियन हेक्टेयर्स को रिस्टोर किया जाए बाय 2030, ठीक है। तो उस समय इंडिया ने, ये वॉलंटरी है, और इंडिया ने ये टारगेट लिया था कि बाय 2020 हम 13 मिलियन रिस्टोर कर देंगे और बाय 2030 हम 8 मिलियन कर देंगे। तो ऑन ट्रैक तो कहीं से भी नहीं लग रहे हम, क्योंकि 2020 तक हमारा टारगेट 13 मिलियन था और अब हम 11.5 की बात कर रहे हैं, मगर फिर भी कुछ काम हुआ है उस फील्ड में। इसके अलावा
जो इंडिया के रिसेंटली COP26 में इंडिया ने कमिटमेंट्स किए हैं उनको हाईलाइट किया गया, जैसे नेट जीरो हम 2070 तक टच करना चाहते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे हमने बात की है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के बारे में। हमने कोस्टल डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो स्मॉल आइलैंड्स के लिए वो अनाउंस की। और एक ये भी बात हुई थी लाइफ जो है हमारा जो लाइफस्टाइल मूवमेंट है फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ हमारा जो मूवमेंट है, जिसमें मोदी साहब ने 3 P's प्रो प्लैनेट पीपल के बारे में कहा है कि वो लोग जो एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए अपनी लाइफस्टाइल उस हिसाब से अकोमोडेट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। फर्स्ट विमेन रिपोर्टेड क्योर्ड ऑफ HIV आफ्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। देखो ये भी इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन, इन द वर्ल्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ जब स्टेम सेल ट्रीटमेंट की मदद से एक HIV पेशेंट को क्योर किया जाए। दुनिया में तीसरा केस है, लेकिन पहली विमेन है। ठीक है, तो US पेशेंट विद ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर बेसिकली, आप इसको ऐसे समझ लें, हैज बिकम द फर्स्ट विमेन एंड द थर्ड पर्सन टू डेट टू बी क्योर्ड ऑफ HIV रिसीविंग अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो बड़ा अमेजिंग मुझे ये आर्टिकल लगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, पहली बार ऐसा केस है जब ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड से लिया गया है ना। तो जो स्टेम सेल्स लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो सिंस रिसीविंग द स्टेम सेल्स टेकन फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड, अभी 14 महीने से वो वायरस से एकदम फ्री है। सो शी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्योर्ड ऑफ HIV। HIV होता क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आपने एड्स से इसे जनरली एसोसिएट किया जाता है, बट जरूरी नहीं है कि बॉडी में HIV वायरस हो। तो इट मे ट्रांसलेट इनटू एड्स, इट मे नॉट ट्रांसलेट इनटू एड्स, बट डेफिनेटली अगर HIV आ गया है तो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। HIV करता क्या है? हमारी बॉडी में एक वाइट ब्लड सेल होता है CD4, जिसका काम होता है हमारी बॉडी में किसी भी इरेगुलरिटी को डिटेक्ट करने का। तो जब भी आपको कोई इंजरी होती है या जब भी आप बीमार होते हो तो वाइट ब्लड सेल्स में ये जो CD4 है उसे डिटेक्ट करके आपकी इम्यूनिटी को जगा करके बेसिकली उसको हील करने में लग जाता है। और HIV क्या करता है? CD4 को ही अटैक करता है। ठीक है, CD4 आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच इज कॉल्ड T सेल्स, जो हमारी बॉडी में एनॉमलीज और इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करते हैं और इसी को ये ख़त्म कर देता है। अगर आपकी बॉडी में ये सेल्स ख़त्म हो गए तो आपकी बॉडी इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी कोई एनॉमली को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, और आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी तो ट्रीट कैसे करेगी? ठीक है, तो जैसे ये बॉडी में एंटर करते हैं ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वायरस बॉडी में आ गया तो उसे रिमूव करने का फिलहाल कोई तरीका है नहीं। तो अगर आप HIV से पीड़ित हो गए तो फिर ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू इसे कैसे क्योर किया जाता है? ठीक है, तो स्टेम सेल होते क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर आपको ट्रीटमेंट का एक डिटेल्ड 3 स्टेप प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा। स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाकर के डिवाइड हो जाते हैं और ये अपने जैसे दूसरे सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, अपने जैसे और सेल्स बना देते हैं और वो सेल्स जो है बॉडी की नीड के हिसाब से अलग अलग जो है अपने नए सेल्स डेवलप कर सकते हैं। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का एक दूसरा नाम बोन मैरो ट्रांसप्लांट है और ये कई तरह के कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए फिलहाल एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूकेमिया हो, माइलोमा हो, लिम्फोमा हो, किसी भी तरह का कैंसर हो तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इज वन ऑफ द वेज इन विच इट कैन बी क्योर्ड। ठीक है, तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाता है? पहले कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी से क्या होता है? आपकी बॉडी में जो कैंसरस इम्यून सेल्स होते हैं उनको मारा जाता है। तो कीमोथेरेपी से आपकी बॉडी में जो इम्यून सेल कैंसर फैला रहे हैं उनको मार दिया जाता है। फिर डॉक्टर्स जो है वो एक स्टेम सेल जो है वो ऐसे बंदे का जो जेनेटिकली इस तरीके से बना हुआ है कि वो बेसिकली इन्फेक्टेड सेल्स को काउंटर कर सकता है, उसका स्टेम सेल जो है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं और उन स्टेम सेल्स की मदद से आपकी बॉडी जो है वो HIV के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है। दिस इज़ द वे इन विच इट कैन बी ट्रीटेड। जैसा अभी बताया गया है कि दुनिया में 3 केसेस ही अभी तक ऐसे हुए हैं जो क्योर हो पाए हैं। उनमें से एक विमेन है जो अभी रिसेंटली ट्रीट की गई है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू। हमारे देश में पहली बार ये पोजीशन बनाई गई है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर और G अशोक कुमार को इस पोजीशन के लिए चुना गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं इस बारे में। ठीक है, तो G अशोक कुमार साहब है कौन? ये रिटायर्ड वाइस एडमिरल है जिन्हें अभी इस बोर्ड पे लिया गया है। इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। दिस एजेंसी विल वर्क अंडर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के अंडर ये काम करे जाएंगे। जैसा आप यहाँ देख सकते हो 26/11 टेरर अटैक्स जो हुए थे, आपको याद है
समुद्र के रास्ते जो टेररिस्ट थे वो हिंदुस्तान में आए थे, उसके बाद से इसकी ज़रूरत और ज़्यादा महसूस की गई। ठीक है, तो ये करेगी क्या? ये इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड और ऐसी जितनी भी एजेंसीज़ हैं, देखो हमारा ना एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 7516 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन है। अब इतने बड़े कोस्ट लाइन को अलग अलग तरह की एजेंसीज प्रोटेक्ट करती है अलग अलग कैपेसिटीज़ में, और इन एजेंसीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन करेगी। इट इज़ नॉट जस्ट, आई मीन, इट इज़ वन, द बिगर एस्पेक्ट इज ऑब्वियसली सिक्योरिटी, but it will also focus on the blue economy. It will also help in increasing or economy via sea. ठीक है, तो ये बेसिकली एजेंडा के साथ ये शुरू किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट स्टे ऑन हरियाणा कोटा फॉर प्राइवेट जॉब्स। देखो ये अगेन हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था जिसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को कहा कि आपको रिजर्वेशन देना होगा अपनी जॉब्स में। ठीक है, 30,000 तक की सैलरी में अगर आप बंदों को हायर कर रहे हो तो 75% लोग आपको लोकल बंदे हायर करने पड़ेंगे जो उस स्टेट के डोमिसाइल के लोग हों। ठीक है, इसके खिलाफ फरीदाबाद, गुड़गांव से लोगों ने पिटीशंस फाइल की। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो स्टे हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों हटाया? क्या उन्हें लगा ये काम करना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे इसलिए हटाया कि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने सफिशिएंट रीजंस नहीं दिए। तो आप कोई भी काम अगर कर रहे हो, अगर आप स्टे लगा रहे हो तो उसके पीछे आपको वैलिड रीजंस देंगे, क्योंकि प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, इसलिए हम ये स्टे हटा रहे हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड अ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्टेइंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेट लॉ विच प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल यूथ इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स पेइंग लेस देन 30,000 अ मंथ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई धमकाने वाले स्टेप्स ना ले, कोवर्सिव स्टेप्स ना ले उन एम्प्लॉयर्स के खिलाफ जो ये रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। ठीक है, तो हाल ही में ये इंटरिम स्टे लगाया गया था बट इसे हटा दिया गया। लॉ क्या कहता है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को, लेट से इन्फोसिस जैसी एक कंपनी है, 30,000 के नीचे या 30,000 तक अगर वो किसी बंदे को पेमेंट दे रही है तो वो बंदे अगर लेट से 16 है तो 16 में से 3/4 या 12 लोग जो है उसको बेसिकली हरियाणा के लोकल लोगों को हायर करना पड़ेगा। और लॉ जो है वो 10 साल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं इसको, प्रोज एंड कॉन्स, मतलब क्यों तो ये एक्ट आया है। ऑब्वियसली सन ऑफ द सॉइल वाला फंडा है। ठीक है, लोकल वोट्स गैदर करने का तरीका है कि आप बेसिकली लोगों को कहते हो कि हम अपने स्टेट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब ये 30,000 की लिमिट क्यों रखी है कि 30,000 के नीचे नॉर्मली आपको ऐसे लोग नहीं चाहिए होते जिनके पास बहुत स्पेशलाइज स्किल हो, तो यू कैन एक्चुअली वर्क विद लोकल पीपल टू एन एक्सटेंट। ठीक है, इसलिए 30,000 की लिमिट रखी गई। 30,000 के ऊपर ऑब्वियसली आपको ऐसे लोग चाहिए होते जो आपको वो वैल्यू दे सके, और वो ज़रूरी नहीं है आपको उस स्टेट से ही मिले, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी है। जिसलिए जब भी इस तरह का कोई बिल आता है तो वो इस तरह की एक लिमिट लेकर के आता है। ठीक है, झारखंड में अभी एक बिल आया था। ठीक है, तो अब इसके खिलाफ विरोध क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देता है। हो सकता है मुझे एक बंदा पसंद आ रहा है जो दूसरे स्टेट का है, मैं उसे हायर नहीं कर पाऊंगा, या उतने लोग हायर नहीं कर पाऊंगा दूसरे स्टेट से, भले शायद मुझे वो कम कॉस्ट में ज़्यादा वैल्यू दे रहे हूँ, लेकिन अब मुझे ये लोकल। तो ये बेसिकली ब्यूरोक्रेसी, आप एक तरीके से मान लो प्राइवेटाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी ये इंडल्ज की जा रही है, और दैट इज़ वाई इसका इतना विरोध किया जा रहा है। तमिलनाडु सेज नो इन सुप्रीम कोर्ट टू न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। व्हाट इज दिस थिंग अबाउट? ठीक है, तो तमिलनाडु ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया और ये कहा कि हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट्स में जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लगने वाली है, प्रपोज्ड है, हम नहीं चाहते वो लगे, हम अप्रूवल नहीं दे रहे। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारे स्टेट की बायोडाइवर्सिटी और वहाँ पर जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी सेहत से खिलवाड़ है और हम इसे अप्रूवल नहीं देंगे। ठीक है, तो ये अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ। तो अपन इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल समझते हैं। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या है, कब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, क्या इसमें कंसर्न्स हैं, क्या जो प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, जो ओपोनेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली मैंने आपको बताया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लगने वाली थी, कहाँ लगने वाली थी? थेनी डिस्ट्रिक्ट में।
ठीक है, तमिलनाडु की थेनी डिस्ट्रिक्ट में बोडी वेस्ट हिल्स पर ये बेसिकली लगने वाली थी। तो एफिडेविट ने क्या कहा कि वहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व है, मथी-किट्टन शोला नेशनल पार्क है वेस्टर्न घाट्स में, और यहाँ के टाइगर्स की जो है ये बेसिकली नुकसान पहुँचाएगा, लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फौना को हैम्पर करेगा। तो अभी हाल ही में जो हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी इसे। इसको क्लीन चिट मिलते ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल कर दिया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कुछ भी कहे, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। अब ये भला है क्या, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या चीज़ है? तो देखो, पार्टिकल फिजिक्स नाम की एक फिजिक्स की ब्रांच होती है, तो पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता है। तो ये न्यूट्रिनो कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उनको स्टडी करने के लिए ये प्रोजेक्ट लगाया गया है या लगाया जा रहा है, बेसिकली लगाया नहीं गया अभी। तो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज अ प्रपोज्ड पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च मेगा प्रोजेक्ट। तो इनको स्टडी करने के लिए एक 1200 मीटर डीप केव, अंडरग्राउंड एक डीप केव लगाई जाएगी, वहां पर जाकर के इनको स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में एक 50 किलो टन का दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेटाइज्ड आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर लगाया जाएगा न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए। इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए मदुरई में एक नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स लगाया जाएगा, ठीक है। ये पूरा काम रिसर्च का है, ठीक है, हम कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली फिजिक्स में कुछ पार्टिकल्स को रिसर्च करें जिसकी एप्लीकेशन आगे जाकर के कई चीज़ों में हो सकती है, ठीक है। न्यूट्रिनो क्या होता है? एक फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, ठीक है। जब सोलर रेडिएशन यानी सन की रेज अर्थ से टकराती है तो ये न्यूट्रिनोज जो हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते तो इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स को अंडरग्राउंड बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि बाकी जो रेज हैं उनके साथ या बैकग्राउंड के साथ ये मिक्स ना हो, इनको ईजिली डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो अब ये प्रोजेक्ट लगा कौन रहा है? प्राइमरी दो एजेंसीज हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। वैसे 13 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, बट जो प्राइमरी एजेंसीज हैं वो ये दोनों हैं। ये कोलैबोरेशन जो ग्रुप है 13 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का, इन्होंने 2002 में एक MOU साइन किया था और 2005 में प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट उस समय 2015 तक कंप्लीट होने का प्लान था, बट 2009 में इसकी जो साइट इनिशियली सोची गई थी नीलगिरीज में सोचा गया था तमिलनाडु में, वहाँ पर ऑब्जेक्शन आया, फिर इसको शिफ्ट किया गया थेनी डिस्ट्रिक्ट में बोडी वेस्ट हिल्स में, ठीक है। 2015 में ये अप्रूव किया गया कि चलो इसको यहाँ पर सेटअप कर देंगे, ठीक है। 1500 करोड़ की फंडिंग अलॉट की गई, मगर फिर इशू आ गया है, अभी ऑब्जेक्शन आ गया है लोकेशन को लेकर के। अब क्यों? अलग अलग लोगों के क्या कंसर्न है। जो एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स कहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ टाइगर कॉरिडोर है, टाइगर्स को नुकसान होगा, यहाँ की जो लोकल वेजिटेशन है, लोकल वाइल्ड लाइफ है, उनको नुकसान होगा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यार जो काम हो रहा है वो अंडरग्राउंड हो रहा है, तो ऊपरी सतह पर किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इट पोजेज नो रिस्क टू द टाइगर्स और द कॉरिडोर, द टनल्स एंड द लेबोरेटरी वुड लाई डीप अंडरग्राउंड। तो बोला जमीन के इतना नीचे ये सारा काम हो रहा है, ऊपर आराम से टाइगर को जो करना है करे, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि भैया वो नीचे पहुंचोगे कैसे? टनलिंग करोगे, एक्सकेवेशन करोगे, माइनिंग करोगे, ठीक है। वहाँ तक इक्विपमेंट्स आएंगे, जनजातियाँ आएंगी, लोग आएंगे, ड्रिल चलेगी, राइट। तो उस पूरे प्रोसेस में वहाँ का जो लोकल एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, करने के बाद तो ठीक है, आप नीचे अपना काम करते रहोगे, ऊपर टाइगर चलता रहेगा, वो सारी चीज़ें हो जाएगी, बट वो जो पूरा प्रोसेस है उस दौरान पूरी बायोडाइवर्सिटी को बड़ा ज़बरदस्त नुकसान पहुँचेगा। इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस महाराष्ट्र में शुरू हुई, ठीक है। अभी तक आपने रोड से ट्रैवल किया होगा, ट्रेन से ट्रैवल किया होगा, बाय एयर ट्रैवल किया होगा। अब आपको एक शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप वाटर टैक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओनली इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये वाटर टैक्सी कनेक्ट करती है नवी मुंबई को मेनलैंड मुंबई से, ठीक है। तो यानी आप एक तरीके से बाय बोट जा सकते हो। स्पीड बोट्स चलाई गई है और एक कैटामैरन चलाई गई है, ठीक है, जो बेसिकली 3 रूट्स पे चलाई गई है। तकरीबन 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। जैसा मैंने कहा, नवी मुंबई को मेनलैंड मुंबई से कनेक्ट करती है। 3 रूट्स हैं इसमें, बेलापुर टू फेरी वॉफ, बेलापुर टू एलिफेंटा केव्स और बेलापुर टू JNPT, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। अच्छा,
7 स्पीड बोट्स चलाई गई हैं जो 10 से लेकर 30 पैसेंजर्स तक को कैरी कर सकती है, और एक कैटामैरन चलेगी जो 50 से 60 पैसेंजर्स को एक बार में ट्रैवल करवा सकती है। कॉस्ट क्या होगी एक जर्नी की? अगर स्पीड बोट से जा रहे हो तो 820 से 1200 रुपए के बीच में हो सकती है, और कैटामैरन से जा रहे हो तो अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास की कॉस्ट आप बियर कर सकते हैं। एक्साइटिंग। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी हाइड्रोजन पॉलिसी रिलीज़ की। हाइड्रोजन पॉलिसी अपने आप में एक अगेन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा 15 अगस्त पे अनाउंस किया था कि हम एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन हब बनना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसमें कुछ इंसेंटिव्स दिए गए हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को। हम थोड़ा सा समझते हैं और डिटेल में, ठीक है। तो किसने अनाउंस किया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई की है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। इस पॉलिसी के साथ ही क्योंकि हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं, क्योंकि हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमने अपने टारगेट्स भी रेस कर दिए। हम 2030 तक पहले 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना चाहते थे, अब हम उसे 5 गुना 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है? काफ़ी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आप वाटर H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप स्प्लिट करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करके एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वाटर को आप अलग कर देते हो, ऑक्सीजन को अलग कर देते हो। ये किया जाता है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, यानी सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके आप ये काम करते हो। तो जो हाइड्रोजन निकल करके आती है उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, जिसे हम भविष्य का फ्यूल के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या इंसेंटिव्स अलाउ किए हैं? देखो, अगेन आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक तो आपका प्लांट है जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, एक कहीं ना कहीं आपको रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में आपको सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी लगेगी। अब सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी हर जगह तो लग नहीं सकती, कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट लोकेशंस हैं, जैसे मान लो राजस्थान में आपको अच्छा सोलर एनर्जी, धूप बहुत होती है तो आपको मिल सकती है, या कहीं आपको टाइडल एनर्जी ज़्यादा मिल सकती है, विंड एनर्जी ज़्यादा मिल सकती है। तो वहीं पर आप बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लांट वहाँ हो, प्लांट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं भी हो पाता है। तो गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी है कि अगर आप एक स्टेट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट वहाँ लगा सकता हूँ जहाँ पे एनर्जी मिल रही है, और वहाँ से इस एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकता हूँ वहाँ तक जहाँ मेरा ग्रीन हाइड्रोजन बन रहा है। और इसके लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस गवर्नमेंट वेव कर देगी, ठीक है। कब तक के लिए वेव कर देगी? 25 सालों तक के लिए वेव कर देगी। 25 ईयर्स ऑफ फ्री पावर ट्रांसमिशन गवर्नमेंट देगी, अगर आपने 2025 से पहले वो प्लांट लगा लिया तो गवर्नमेंट क्या कहती है, 25 ईयर्स ऑफ फ्री पावर ट्रांसमिशन फॉर एनी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट सेटअप टू सप्लाई पावर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बट बिफोर जुलाई 2025। जुलाई 2025 से पहले खोलना पड़ेगा, एक ही शर्त है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, या आप कह सकते हैं कि सिंगल पोर्टल बना देगी जहां से आपको सारी क्लियरेंसेस मिल जाएगी, सारा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स, अब ये तो बात जो हमने पहले वाले केस में की थी वो तो तब तक ही जब आप खुद अपना प्लांट भी लगा रहे हैं, खुद ही ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, सबके पास इतना पैसा नहीं होता। तो कुछ ऐसे भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स होंगे जो किसी और थर्ड पार्टी से रिन्यूएबल एनर्जी लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, ठीक है। तो इनके लिए या स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, तो इन्होंने कहा कि इनको भी कनेक्टिविटी ग्रिड से जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर मिल जाए, ताकि जल्दी से जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन शुरू हो, ठीक है। इसके अलावा अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, डिस्कॉम्स जो हैं, वो इनके साथ ये एग्रीमेंट करती हैं, और लेट्स से डिस्कॉम्स जो हैं वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, राइट। तो जो पावर प्रोडक्शन कंपनीज हैं, ठीक है, उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो लेट्स से देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, देयर इज अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कंपनी एंड देयर इज अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी। 3 एलिमेंट्स हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी से जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी ले सकती है और उनको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर तक पहुंचा सकती है, बट उनको वो ये कंसेशनल रेट पे करना होगा, उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन चार्ज नहीं कर सकते। और इसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है कि कम से कम उनको इतना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योर करना है, वो भी प्रोक्योरमेंट हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया बेसिकली को आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें पोर्ट्स के पास आपको स्टोर करने की सुविधा भी दी जाएगी, बंकर्स दिए जाएंगे। प्रोड्यूसर्स विल बी अलाउड टू सेट अप बंकर्स नियर पोर्ट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रीन अमोनिया फॉर एक्सपोर्ट। तो ये भी सुविधा उनको दी जाएगी। चलिए अब अगला अपडेट देखते हैं। इंडिया और यूएई के बीच में एक मेजर ट्रेड पैक्ट साइन हुआ। अभी एक वर्चुअल समिट इंडिया और यूएई के बीच में हुई थी,
और उसके नतीजे में हमने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा उनके साथ साइन किया है, और कुछ और भी चीज़ें उनके साथ अग्री हुई है। एक एक करके देखते हैं। तो रिसेंटली अ वर्चुअल समिट वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएई। एज अ रिजल्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज साइंड। व्हाट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? ये होता क्या है? ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सुपीरियर वर्जन है। आप ऐसे समझे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम कुछ सुविधाएं अपने ट्रेडिंग पार्टनर को देते हैं, उससे ज़्यादा सुविधाएं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में देते हैं। इसमें सर्विसेज भी कवर हो जाती है, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी कवर हो जाता है, इसमें ई कॉमर्स भी कवर हो जाता है। तो इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो आपके ट्रेडिंग पार्टनर को मिलती है। अभी तक हमने सिर्फ साउथ कोरिया और जापान के साथ ये एग्रीमेंट किया था। यूएई तीसरा देश बन गया है जिसके साथ हमने ये इस तरह का एक एग्रीमेंट किया है। तो इस एग्रीमेंट के साइन हो जाने से हमारा जो ट्रेड यूएई के साथ $60 बिलियन का है, अगले 5 सालों में हम इसे $100 बिलियन तक पहुंचाने की उम्मीद कर रहे हैं। 10 लाख नई नौकरियां जनरेट करने की बात कर रहे हैं। हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए अफ्रीका और एशिया के मार्केट्स खोलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सेक्टर्स जिसमें इनका ज़्यादा फायदा होगा, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, ये साल हमारी 75th एनिवर्सरी है, 75 साल हमारी आज़ादी को हुए। यूएई को बने 50 साल हो गए। तो इन दोनों ही ओकेजन्स को कमेमोरेट करते हुए हमने एक जॉइंट स्टैंप रिलीज़ किया है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, हमारा एक आईआईटी यूएई में भी खुलने का प्लान है। ठीक है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, राइट। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन की फील्ड में एक जॉइंट हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने का प्लान है। हम एक दूसरे के स्टार्टअप्स को, स्पेशली जो ऑनलाइन स्टार्टअप्स है, ई बिजनेसेस, ई पेमेंट सॉल्यूशंस वगैरह को प्रमोट करने के लिए भी साथ में काम करने का इरादा हमने किया है। ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट इंडिया और यूएई की वर्चुअल समिट्स हैं। अब हम बात करते हैं किसान ड्रोन्स के बारे में। नरेंद्र मोदी साहब ने अभी 100 किसान ड्रोन्स एक साथ फ्लैग ऑफ किए। ठीक है, किसान ड्रोन करेंगे क्या? जैसे ड्रोन्स आप सभी जानते हैं, किसान ड्रोन्स का काम होगा खेतों में पेस्टिसाइड्स छिड़कना। ठीक है, ये खेतों में पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे। तो अभी हाल ही में ये इनिशिएटिव मोदी साहब ने लॉन्च किया मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग के तहत। ठीक है, पेस्टिसाइड्स ड्रोन्स की क्या कैपेसिटी होगी? 5 से 10 किलो तक की पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स ये कैरी कर सकेंगे या न्यूट्रिएंट्स कैरी कर सकेंगे, और सिर्फ 15 मिनट के अंदर पूरे खेत के अंदर स्प्रे हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा? टाइम बच गया, एफर्ट बच गया, और स्प्रेइंग यूनिफॉर्मली हुई। ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब ड्रोन ने 5 मिनट यहाँ स्प्रे किया, 5 मिनट यहाँ किया, 5 मिनट यहाँ किया, तो बराबर बराबर स्प्रे उन्होंने किया। इसके अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल फार्म से मार्केट तक सामानों को पहुँचाने में लिया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू कैरी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एक्सेट्रा टू द मार्केट्स फ्रॉम द फार्म्स। अगेन थोड़ा हाइपोथेटिकली ऐसा हो सकता है, बट थोड़ा मुश्किल लगता है रिटेल फार्मर के लिए इस तरह की सुविधाओं का इस्तेमाल करना। हाँ, इंडस्ट्रीज और बिजनेस हाउसेज इसका इस्तेमाल ज़्यादा लेवल पे कर सकते हैं। सेंटर मूव्स पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी, ये जो टॉपिक है काफ़ी खतरनाक टॉपिक है। व्हाट इज सिंथेटिक बायोलॉजी? व्हेन यू ट्राई टू प्ले गॉड, दैट इज सिंथेटिक बायोलॉजी। यू आर रीडिजाइनिंग लाइफ। ठीक है, तो हमारे यहाँ बातें बहुत बार हुई है। अभी एक ड्राफ्ट पेपर आया है सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर के। काफ़ी दुनिया में देश इस पर काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना। ठीक है, होता क्या है सिंथेटिक बायोलॉजी, हम बात करेंगे। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीज्ड अ ड्राफ्ट 4-साइड पेपर ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। तो बेसिकली साइंस ऑफ यूजिंग जेनेटिक सिक्वेंसिंग, जीन एडिटिंग, जीन मॉडिफिकेशन to create unnatural organisms or organic molecules that can function in living systems। तो आप बेसिकली जीन एडिटिंग करते हो, जीन मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप जीन सीक्वेंसिंग के साथ छेड़छाड़ करके कुछ ऐसा बनाते हो जो लिविंग एनवायरनमेंट में रह सकता है। जैसे अभी आप लोगों ने कुछ इसमें कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट करके एक ह्यूमन के हार्ट में लगा दिया गया था जेनेटिकली मॉडिफाई करके। तो वो एक इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। ठीक है, तो अगेन साइंस में जब भी कोई चीज़ आती है तो वो एक प्रॉमिस, एक अच्छे प्रॉमिस के साथ आती है ना, कि हम आपके जीवन को बेहतर बनाने जा रहे हैं, बट उसका मिसयूज भी हुआ सकता है। ठीक है, तो सिंथेटिक बायोलॉजी का टर्म जो पहली बार यूज़ किया गया था वो बारबरा हॉबॉमिन ने 1980 में किया था। ठीक है, अगेन देखो, जैसे अभी हम बात करेंगे जीन मॉडिफिकेशन को लेकर के कि ठीक है, इसका आइडिया जब भी लोग कहते हैं कि जीन मॉडिफिकेशन को लेकर के या
जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर के। तो ऐसे कहते हैं कि यार हम जेनेटिक डिजीजेस से किसी इंसान को मुक्त कर सकते हैं, ठीक है, हम बेसिकली डिफेक्टिव जीन्स हटा सकते हैं। बट अगेन अगर आप थोड़ा भी लॉजिकली सोचोगे तो अगेन इसके रेपरकशंस काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। व्हेन यू कैन चूज़ योर जीन्स, ठीक है, देयर यू कैन डू क्लोनिंग, यू नो, यू कैन अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा कुछ सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर के हुआ है कि जो हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान, उसमें हमने एक टास्क फोर्स बनाई थी सिस्टम्स बायोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी रिसर्च पे 2011 में, मगर आज तक हमने वो बिल कभी पास ही नहीं किया, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल, जिसमें एक बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात की थी, जो बायोटेक सिंथेटिक बायोलॉजी वगैरह को भी रेगुलेट कर सके, उसके लिए गाइडलाइंस लेकर आ सके। आज तक वो बिल पास नहीं हुआ। तो हमारे लिए काफ़ी हद तक हम ग्राउंड जीरो पर हैं। तो चाइना में जैसे फॉर एग्जांपल क्रिस्पार टेक्नोलॉजी है, ठीक है, विच इंक्लूड्स द जीन एडिटिंग सिस्टम। तो क्रिस्पार के लिए अभी एक नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 2020 में केमिस्ट्री में, which allows defective genes in animal, plants and even people to be silenced or change and control biological outcomes. Again, I think the whole idea, though is promising in certain ways, but can be very dangerous. I mean, it's like playing God. Okay, if you can design life, then I mean, last topic for today. Indian Navy की एक एक्सरसाइज अभी हो रही है, होने वाली है, मिलन करके एक्सरसाइज है। इंडिया ये एक्सरसाइज 1995 से होस्ट कर रहा है और इस साल विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज हो रही है। 42 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज एक्सरसाइज। फरवरी 25 टू मार्च 4 के बीच में शेड्यूल्ड है। 15 कंट्रीज़ ने अपने शिप्स भी भेजे हैं। यूएस इज़ ऑल्सो ज्वाइनिंग दिस एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जितनी भी क्वाड कंट्रीज़ हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। थीम है कैमराडेरी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। ये एक्सरसाइज जैसा मैंने कहा 1995 में अंडमान निकोबार में शुरू हुई थी। बायनियल एक्सरसाइज है और हर बार अंडमान निकोबार में ही होती है। ये पहली बार ये जो एक्सरसाइज है वो विशाखापट्टनम में हो रही है। क्यों? क्योंकि इस बार इतने सारे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हमें बड़ा एरिया चाहिए। तो 1995 में जब ये हुई थी तब सिर्फ 4 कंट्रीज़ हमारे साथ थी, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका। बढ़ते बढ़ते अब 42 कंट्रीज़ हो गई हैं, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड इन विशाखापट्टनम बिकॉज द स्केल ऑफ एक्सरसाइज, सिंस मोर शिप्स विल बी पार्टिसिपेटिंग, तो ज़्यादा एनकरेज चाहिए, वाइडर सी चाहिए, उसके लिए हमें बेसिकली विशाखापट्टनम यूज़ करना पड़ा है। ऑल राइट गाइस, आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ा कुछ हेल्प मिला होगा। जैसा मैंने कहा, इस वीडियो के शुरू में भी कहा था, रशिया यूक्रेन से कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई न्यूज़ मैंने इस पर्टिकुलर एपिसोड में कवर नहीं की है, जानबूझ के नहीं की है, क्योंकि उस इश्यू को एक टोटलिटी में एक बेहतर तरीके से हम देखेंगे। उससे रिलेटेड अपडेट्स हम ऑलरेडी डेली न्यूज़ एनालिसिस में कवर कर रहे हैं। उस टॉपिक को एज अ होल टॉपिक हम ज़रूर कवर करेंगे, इन क्लासेस भी कवर करेंगे। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कीप ऑन रीडिंग एंड गुड बाय।